अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने आर्हीनियस इक्वेशन की थी। आई होप आपको समझ आई होगी। आज के इस लेक्चर में हम लेने वाले हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को कैपिटल ई और उसके फुट पे स्मॉल ए लगाया जाता है, इससे डिनोट किया जाता है। ठीक है, मान लो हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, मॉलिक्यूल क्या होता है? जब दो एटम्स या दो से ज़्यादा एटम एक साथ ग्रुप्ड होते हैं, मतलब एक साथ जुड़ते हैं, तो वो बनाते हैं मॉलिक्यूल। अब हर किसी उस मॉलिक्यूल ने कोई एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रखी होती है। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हर एक मॉलिक्यूल के पास होती है। अब एनर्जी का काम क्या है, क्यों रखी होती है? ताकि वो कोई भी कोई केमिकल रिएक्शन कर सके। ठीक है, ये मॉलिक्यूल था। ठीक है, अब इसके पास मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी ताकि ये क्या कर सके, केमिकल रिएक्शन अंडरगो कर सके, मतलब केमिकल रिएक्शन हो पाए। अब ये जो मिनिमम एनर्जी हर एक मॉलिक्यूल के पास होती है जिससे वो कोई भी केमिकल रिएक्शन करता है, इस एनर्जी को बोला जाता है थ्रेश होल्ड एनर्जी। मतलब अपनी इसके पास होती है, यह इसको बोला जाता है थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ईटी से डिनोट होती है। अब जनरली जो बहुत सारे रिएक्टेंट्स होते हैं, मतलब जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल होते हैं रूम टेम्परेचर पर, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल मतलब जो रिएक्ट करेंगे, कोलाइड करेंगे, और कोलाइड करने के बाद प्रोडक्ट बनाएंगे, केमिकल रिएक्शन चलेगी। तो जनरली जो बहुत सारे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल होते हैं रूम टेम्परेचर पे, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन पे, एक ही बात हुई, बड़ी कम एनर्जी होती है इनके पास। मतलब ये जो थ्रेशहोल्ड एनर्जी हो, जो मिनिमम एनर्जी होती है, ये बहुत कम होती है। ठीक है, मतलब इतनी कम होती है कि थ्रेशहोल्ड वैल्यू तक नहीं पहुंच सकती, बहुत कम होती है। क्योंकि जब थ्रेशहोल्ड एनर्जी होएगी तब भी ये रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे। लेकिन थ्रेशहोल्ड रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है उनकी जो एनर्जी होती है वो थ्रेशहोल्ड एनर्जी की वैल्यू से कम होती है। अब इसका मतलब ये हुआ, कम होगी तो इसका मतलब मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे नहीं, वो मॉलिक्यूल कैसे होंगे, इनएक्टिव होंगे। और जब मॉलिक्यूल इनएक्टिव होंगे तो उनको मतलब एक्टिवेट करना पड़ेगा, है ना, एक्टिवेशन चाहिए होगा ताकि वो क्या कर सकें, रिएक्शन करेंगे। अब हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करते हैं। अब कैसे मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करेंगे हम क्या करते हैं, इनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कैसे एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, या तो इनको हीट देंगे, ठीक है, या इनको लाइट देंगे। ठीक है, ताकि ये इतनी एनर्जी गेन कर पाएँ जो थ्रेशहोल्ड एनर्जी के बराबर हो या थ्रेशहोल्ड एनर्जी से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो जब थ्रेशहोल्ड जितनी एनर्जी हो गई या थ्रेशहोल्ड एनर्जी से ज़्यादा हो गई तब ये रिएक्ट करेंगे और बना देंगे प्रोडक्ट। अब ये जो मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी की अमाउंट रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करें, जब हम उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो एब्जॉर्ब भी तो करेंगे। एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना, क्यों एब्जॉर्ब कर रहे हैं? क्योंकि जो उनकी एनर्जी है वो थ्रेशहोल्ड वैल्यू के बराबर हो जाए। इसी को तो बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट, ठीक है, इसी को क्या, जो और मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब करने के बाद वो एक्टिवेट हो जाएंगे। इसी मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी को ही एक्टिवेशन एनर्जी बोला जाता है। मैथमेटिकली जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है? वो होती है, मैं शॉर्टकट लिखती हूँ, ये लिख देती हूँ, एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशहोल्ड एनर्जी ईटी माइनस एवरेज एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स।
उसको ER से रिप्रेजेंट कर दिया। तो मतलब ये हो गया, ये हमारे पास बन जाता है। किसके बराबर होती है एक्टिवेशन एनर्जी? थ्रेशोल्ड एनर्जी के और एवरेज एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, इन दोनों की डिफरेंस के बराबर होती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक। चलिए अब हम देखते हैं रिएक्शन प्रोफाइल इन कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है। ठीक है जी, रिएक्शन प्रोफाइल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इसमें हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना होता है। कैसे? देखो पहले ग्राफ समझ लें आप। ये किसके वर्सेस होता है? एनर्जी, इधर एनर्जी बढ़ रही होती है वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन चल रही होती है। ठीक है, इनिशियली क्या होगा, जो रिएक्टेंट है वो चेंज होते हैं प्रोडक्ट में, लेकिन ऐसा नहीं है कि फटाफट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होंगे। उनको भी बीच में एक बैरियर, एनर्जी बैरियर क्रॉस करना होता है, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी के कॉरेस्पॉन्ड करता है। ठीक है, तो देखते हैं हम। यहाँ मान लो रिएक्टेंट है, ठीक है, ER, ठीक है, ये एनर्जी है रिएक्टेंट की। मान लो यहाँ पर रिएक्टेंट है और धीरे धीरे रिएक्टेंट के पास थोड़ी जो मिनिमम एनर्जी होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी ना। रिएक्टेंट के पास थोड़ी बहुत थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी। ठीक है जी, ET है ना, थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी। अब बहुत सारे ऐसे रिएक्टेंट्स के मालिक्यूल होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर जिनके जो इनएक्टिव होते हैं, तो उन्हें एक्टिवेट करना होता है। और उन्हें कौन सी एनर्जी दी जाती है? एक मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी दी जाती है हीट या लाइट की फॉर्म में, जिसको क्या बोला जाता है? एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी मान लो हमने प्रोवाइड की। प्रोवाइड करने के बाद ये रिएक्टेंट किस में चेंज हो जाएंगे? प्रोडक्ट में। ठीक है, जैसे कि आपको पता है ना कि रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो स्टेबल होते हैं। ठीक है, अब ये जो बैरियर है, ठीक है, इसको क्रॉस करके रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना होता है। ठीक है, अब जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं वो एब्जॉर्ब करेंगे एनर्जी को। ठीक है, एब्जॉर्ब करने पे क्या होगा कि जो उनके बॉन्ड हैं वो थोड़े लूज़ हो जाएंगे और कुछ नए बॉन्ड्स बनेंगे। ठीक है, उनके बीच। अब जो इंटरमीडिएट जो बीच में बनता है ना, उसको बोला जाता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जो अनस्टेबल होता है और वो इमीडिएटली क्या करता है? डिसोशिएट हो जाता है, स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है। जैसे मान लो ए प्लस BB, ये दो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं, ये रिएक्ट कर रहे हैं और रिएक्ट करने के बाद इन दोनों के बीच का बॉन्ड टूटने लग जाएगा और इन दोनों के बीच ये ब्रेक होना शुरू हो जाएगा और ये फॉर्म होना शुरू होगा, ये भी फॉर्म होना और ये वाला ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। इसी को बोला जाता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये अनस्टेबल होता है, फ़ौरन ही डिसोशिएट हो जाएगा और दो मॉलिक्यूल बना देगा। किसके? AB के, क्योंकि एक ये बन जाएगा और एक ये, बीच वाला बॉन्ड तो टूट गया, तो 2AB। ये क्या है? प्रोडक्ट्स। ठीक है बच्चा, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।